नमस्कार दोस्तों। पुराने वीडियो जितने भी आए हैं उनमें हमने पॉलिटी का जो सेक्शन कवर कर रहे थे तो उसमें हमने संविधान के विषय में जान लिया, संविधानवाद क्या होता है ये जान लिया, राज्य व्यवस्था जान ली क्या हुआ, मतलब कि जो संविधान का जितना भी बैकग्राउंड होता है दोस्तों हमने सारा कुछ जान लिया है कि पूरे हमारे संविधान का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी फंक्शनिंग क्या है। और फिर हमने कुछ संस्थाओं के बारे में जाना कि संवैधानिक, असंवैधानिक या गैर संवैधानिक संस्थाएं ये सब क्या होती हैं। और फिर संविधान में हमारे बीच बीच में क्या कुछ शब्द आते जाएंगे, जैसे मान लो कि बहुमत हो गया तो उस किस तरीके कितने तरीके के बहुमत होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है, सारा कुछ हमने जान लिया। संविधान का पूरा वर्णन जान लिया, भाग क्या होते हैं, अध्याय क्या होते हैं, अनुच्छेद क्या होते हैं, खंड उपखंड सब कुछ, अनुसूची, सारा कुछ हमने जान लिया। हमने संविधान का परिचय जान लिया कि संविधान का हमारे दर्शन क्या है, उसमें सरकार का गठन कैसे होता है और उनके विषय में क्या प्रावधान किए गए हैं। और जो विविध के अंतर्गत हमने नागरिकता, पंचायती राज, ये सब चीज़ें कि हम कैसे कैसे अपने सिलेबस को कवर करेंगे, सारा कुछ हमने जान लिया है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम जो शुरुआत करेंगे वो शुरुआत करेंगे संविधान के सबसे पहले, मतलब कि जो हमारी आमुख है या उद्देशिका या प्रस्तावना है जो हमारे संविधान के उद्देश्यों को बताती है, वहाँ से शुरू करेंगे। तो इसको हमने क्यों चुना दोस्तों, पहले मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि संविधान का जो उद्देश्य है या संविधान का जो दर्शन है वो, मतलब कि दर्शन वाला हिस्सा कौन कौन सा है। हमने संविधान का जो बताया आपको, हमारे पढ़ने का तरीका क्या होगा, तो हमने पहले जो दर्शन वाला हिस्सा है संविधान का वो कौन कौन सा है। एक तो दर्शन वाले में है प्रस्तावना, और कौन सा है मूल अधिकार, मूल अधिकार है, और क्या है डीपीएसपी है, और क्या है मूल कर्तव्य है। तो पहले हम संविधान का जो उद्देश्य या दर्शन है पहले इसको कवर कर लेते हैं। और जब हम इसको कवर कर लेंगे, क्यों इसको पहले हम कवर करेंगे दोस्तों, क्योंकि इनमें चारों में कोरिलेशन भी है और इसमें तुलना भी मतलब कि पूछी जाती है आपसे। तो पहले ये सब को हम कवर कर लेते हैं, जिससे आपको जो स्पष्ट तरीके से जितना दर्शन वाला हिस्सा है जो संविधान का बहुत बड़ा एरिया कवर करता है वो आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो, आपसे इससे आने वाले सवाल ना बचे। पहले इसको कवर करेंगे, फिर सरकार का जो गठन है उसको कवर करेंगे, और फिर जब मतलब कि सरकार के गठन वाले में कौन कौन का हिस्सा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और उन्हीं दोनों में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनको कवर करेंगे। और उसके बाद जो विविध मतलब कि बचे हुई चीज़ें हैं उनको कवर करेंगे। तो ये हमारे कवर करने का तरीका होगा। तो उसमें हम पहले दर्शन वाला जो हिस्सा है, प्रस्तावना, मूल अधिकार, डीपीएसपी और मूल कर्तव्य, इनको कवर करेंगे। ये हमारे पढ़ने का तरीका होगा। तो सबसे पहले शुरुआत में जो हमारे संविधान की आमुख है या उद्देशिका या प्रस्तावना है उसको पढ़ते हैं, देखिए। और साथ में हम क्या करेंगे कि हमारा जो पढ़ने का तरीका है हमने शुरुआत में ही बताया है कि जब हम शुरू करेंगे तो संविधान में क्या लिखा है वो तो हम देखेंगे ही देखेंगे, संवैधानिक पक्ष उसका क्या है वो बिल्कुल हम पूरी तरीके से देखेंगे। और साथ में हम राज्य व्यवस्था वाला जो पार्ट है जो लोग छोड़ देते हैं वो भी साथ साथ में कवर करते चलेंगे। राज्य व्यवस्था वाले पार्ट का क्या मतलब है कि अगर कोई करंट का मुद्दा संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द लिखे गए हैं उनसे जुड़ा हुआ अगर कोई करंट का मुद्दा उभरता है, कोई भी, जैसे मान लो हमारे यहाँ पे पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है, इससे संबंधित कोई मुद्दा है, हमारे यहाँ पे समाजवाद लिखा है उससे संबंधित कोई मुद्दा है, गणराज्य लिखा है उससे संबंधित कोई मुद्दा है, लोक प्रभुता इससे संबंधित कोई मुद्दा है, इस तरीके का कोई मुद्दे हैं तो उनको भी ढंग से हम लोग कवर करेंगे। और कुछ इशू और भी हैं संविधान मतलब कि प्रस्तावना को लेके, खुद ही प्रस्तावना को लेके कि प्रस्तावना हमारा जो है ये संविधान का अंग है कि नहीं है। एक तो यही बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि इतना पढ़ाया जा रहा है ये संविधान का अंग है भी कि नहीं है, कि ये केवल अलग से किताब में लिखा हुआ है, ये बताना है। दूसरा मुद्दा ये उठता है कि क्या इस प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। ये सारी चीज़ें हम एकदम पूरे तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप देखते चलेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रस्तावना से, इसके अर्थ से। तो देखिए, तो इस प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना का क्या मतलब है दोस्तों, पहले तो यही समझो आप। तो प्रस्तावना जो है इसका इंट्रो आप समझ, पहले एक लाइन इसमें पढ़ लो कि प्रस्तावना से तात्पर्य संविधान की भूमिका से है, संविधान की भूमिका से है। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो गया, जिसमें संविधान के उद्देश्यों और आदर्शों, शासन प्रणाली का स्वरूप और संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख है। तो पहले तो ये देख लो कि ये जब संविधान की हमारी जो किताब है, आप खुद ही सोचो कि कोई आदमी अगर किताब अपनी एक लिखता है तो सबसे पहले वो उसकी मतलब की भूमिका से ही तो शुरुआत करता है। बुक में होता क्या है, अगर कोई राइटर मतलब कि कोई लेखक किताब लिख रहा तो वो लेखक जो है उस बुक में बताता क्या क्या है।
और अगर उसकी प्रस्तावना लिख रहा तो उस प्रस्तावना में क्या बताता है, तो प्रस्तावना में या उसका जो भूमिका होती है उसमें क्या बताता है। तो भूमिका में क्या बताता है दोस्तों, अगर आपने एक बुक लिखी तो आप उसकी जब भूमिका बनाओगे तो उस भूमिका पहले पेज में आप भूमिका बना के लिखोगे। और एक बात, एक सबसे इम्पोर्टेंट ये भी बात है कि सबसे पहले ही भूमिका जो मतलब की भूमिका होती है वो पहले नहीं लिखी जाती है। आप पूरी किताब पहले लिख लेते हो, आपने पूरी किताब लिख ली, लास्ट में आप भूमिका लिखते हो। जैसे आप मूवी देखते हो तो पहले पूरी मूवी बना ली जाती है, उसके बाद मूवी का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है या पूरे मूवी में आप वो जो मतलब कि डायरेक्टर है वो दिखाना क्या चाहता है उसके हिसाब से वो ट्रेलर बनाता है। तो पहले कोई किताब बना ली जाती है, जो उसमें लिख ली जाती है जो लिखना होता है, उसके बाद वो पूरे किताब को पढ़ के फिर दिमाग में आता है कि इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य सबसे लास्ट में लिखा जाता है लेकिन वो सबसे पहले दिखाया जाता है। जैसे ट्रेलर ही है, पूरी मूवी बना ली, फिर ट्रेलर बनाया और ट्रेलर को पहले दिखाया फिर मूवी दिखाई। तो आदमी को अगर समझना हो तो ट्रेलर देख के उस मूवी के विषय में मोटा मोटा जान जाता है। तो इसी तरीके से अगर कोई किताब लिखनी होती है तो किताब लिख ली, उसके बाद एक भूमिका लिखी जाती है उसकी। तो उस भूमिका में होता क्या क्या है, तो जो राइटर है वो यही बताने की कोशिश करता है कि उसकी भूमिका का मतलब उसकी किताब का मतलब कि भूमिका में क्या लिखता है, उसकी किताब का उद्देश्य क्या है, उसके आदर्श क्या हैं, या क्या वो कोई समाज में चेंज लाना चाहता है, मुख्यतः उस बुक में है क्या क्या, मुख्यतः उस बुक में है क्या क्या, ये सारी चीज़ें। फिर हस्ताक्षर करके और डेट लिखी होती है, ये उसकी भूमिका होती है। नीचे यहाँ पे हस्ताक्षर करके डेट लिखी होती है, इतने बड़े में वो भूमिका लिखता है। तो यही काम हमारी जो उद्देशिका या प्रस्तावना है, सेम यही काम हमारे संविधान के विषय में करती है। हमारी प्रस्तावना क्या करती है, सेम काम जो एक बुक की प्रस्तावना या भूमिका करती है, सेम काम यही हमारी प्रस्तावना करती है। तो ये देखना है कि संविधान, ये जो प्रस्तावना है क्या काम करती है, संविधान के उद्देश्यों और आदर्शों की चर्चा करती है कि हमारे संविधान के उद्देश्य या आदर्श हैं क्या क्या। लोकतंत्र, जैसे वहाँ पे न्याय का स्वरूप किस तरीके का होगा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये उस सारी चीज़ें वो जो है वो उद्देश्य है, हमारे आदर्श है, हम इसको प्राप्त करना चाहते हैं कि एक न्यायपूर्ण समाज हो, स्वतंत्रता हो समाज में, समानता हो समाज में, ये हमारे उद्देश्य हैं या आदर्श हैं। तो संविधान की प्रस्तावना इसके विषय में बताती है, शासन प्रणाली के स्वरूप के विषय में बताती है, जो मतलब कि हमारे यहाँ का शासन होगा वो किस तरीके का होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, मतलब कि बाहरी शक्तियों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, समाजवादी स्वरूप होगा, पंथ निरपेक्ष स्वरूप होगा, लोकतांत्रिक स्वरूप होगा, गणराज्य स्वरूप होगा, ये सारी चीज़ें बताती है। और लास्ट में वो बताते हैं, सब प्रस्तावना हमारी ये बताती है कि संविधान आपका लागू कब से होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी प्रस्तावना बताती है। देखिए, संविधान जो होता है किसी भी देश का, संविधान दो तरीके का होता है, एक लिखित होगा, एक अलिखित संविधान। लिखित संविधान के एग्जाम्पल जैसे यूएसए हो गया, भारत हो गया, ये सब लिखित संविधान के एग्जाम्पल हैं। अलिखित संविधान का एग्जाम्पल क्या है, ब्रिटेन। तो पहले तो यही समझना है कि लिखित और अलिखित में अंतर क्या होता है। लिखित संविधान का मतलब है कि एक प्रॉपर बुक के रूप में वो संविधान कंपाइल्ड है, फिर उसकी मतलब कि जब एक कंपाइल्ड है, और दूसरा अलिखित का क्या मतलब है कि एक बुक के रूप में कंपाइल्ड नहीं है, लेकिन परंपराओं के रूप में बहुत सारे वहाँ पे नियम कानून हैं, किसी एक बुक में वो कंपाइल्ड करके नहीं है। बहुत सारे नियम कानून तो हैं लेकिन वो एक बुक की तरीके में फॉर्म में नहीं लिखे गए हैं। जैसे भारत में क्या है, एक बुक के रूप में संविधान है, अमेरिका में क्या है, एक बुक के रूप में संविधान है कि सबसे पहले यही मूल विधि है, उसके तहत मतलब कि सारी और विधियाँ बाद में आएंगी, वो मूल विधि है, वो एक किताब है। तो इस तरीके से भारत और यूएसए का संविधान वो लिखित संविधान के अंतर्गत आता है। ब्रिटेन का जो संविधान है, जब वो बहुत सारे कानून होंगे परंपराओं के हिसाब से, तो इसकी प्रस्तावना आप खुद सोचो बनेगी कि नहीं बनेगी। जब बहुत सारे नियम कानून होते हैं, बहुत सारी किताबें होती हैं, तो उसमें वहाँ पे प्रस्तावना नहीं पाई जाती है। लेकिन यूएसए और भारत जैसे जो देश हैं, वहाँ का जो संविधान लिखित रूप से है, तो वहाँ यहाँ पे जो बुक है उसमें प्रस्तावना पाई जाती है, तो आपको यही समझ लेना है एक चीज़ और कि हमारा जो दुनिया में सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का है, वो यूएसए का ही है, सबसे पहला लिखित संविधान। तो सबसे पहले प्रस्तावना किस देश में आई, तो सबसे पहले प्रस्तावना भी यूएसए मतलब कि अमेरिका में ही आई, और यहीं से हमने अपनी प्रस्तावना भी ली है। तो विश्व में पहला लिखित संविधान कहाँ का है, यूएसए का। और प्रस्तावना जो है लिखित संविधान की विशेषता है, और अगर लिखित संविधान की विशेषता सबसे पहले लिखित यूएसए में हुआ तो प्रस्तावना भी सबसे पहले वहाँ से लिखी गई। और हमने प्रस्तावना जो अपनी ली है पूरी की पूरी, वो कहाँ से ली है, यूएसए से ली है। लेकिन एक बात डिफरेंस और आपको याद रखना है, ली तो हमने यूएसए से है, लेकिन उसकी जो भाषा है,
प्रस्तावना की, जो विषय वस्तु है हमारी प्रस्तावना की, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ये डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। पीसीएस में या यूपीएससी में मान लो कि ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना जो है हम कहाँ से लिए हैं, यूएसए से, लेकिन उसकी भाषा और विषय वस्तु ये कहाँ से लिया है, हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो ये हमने प्रस्तावना के विषय में मूल चीज़ें जान ली। एक शब्द और है, देखिए प्रस्तावना जो है, आपसे अगर कोई पूछे कि हमारे संविधान में प्रस्तावना कहाँ लिखा है, तो आप बोलेंगे कि भाई प्रस्तावना हमारे संविधान में लिखी है। तो वो अगर आपसे कोई सामने वाला बोले कि प्रस्तावना तो हमारे संविधान में लिखी ही नहीं है, तो उस कहना क्या चाहता है, उसका क्या मतलब है। देखिए, तो हमारे जो संविधान है दोस्तों, उसमें प्रस्तावना शब्द नहीं लिखा हुआ है। एक मिनट, प्रस्तावना शब्द हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ है। प्रस्तावना की जगह वहाँ पे उद्देशिका लिखा हुआ है, उद्देशिका। और इसकी जो इंग्लिश लिखी गई है वो तो प्रियम्बल लिखी है, लेकिन हिंदी में इसकी जो हिंदी में इस प्रियम्बल का जो अनुवाद है वो प्रस्तावना ना करके वो उद्देशिका लिखा हुआ है। तो आपसे यही डिबेट हो सकती है, आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे संविधान में उद्देशिका लिखा है या प्रस्तावना लिखी है। तो आप पहले इसका बैकग्राउंड जान लें कि हमारे यहाँ पे जो उन्होंने प्रस्तावना क्यों नहीं लिखा, उद्देशिका ही क्यों लिखी। दिमाग में ये रखना है कि हमारे संविधान में प्रस्तावना वर्ड कहीं पे भी नहीं लिखा गया है, उद्देशिका ही लिखा गया है। और आपसे अगर पूछे कोई कि उद्देशिका क्यों लिखा गया है, तो वो इसलिए लिखा गया है दोस्तों, देखिए कि हम जानते हैं कि जो हमारी संविधान सभा थी उसकी जो बैठक हुई सबसे पहली वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। तो 9 दिसंबर जब 1946 को हुई, तो इस दिन जब सबसे पहली बैठक हुई स्वतंत्रता के, मतलब स्वतंत्र तो नहीं हुई लेकिन संविधान सभा की जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो इस दिन शपथ का काम हुआ। ये सब जो मेन काम, मतलब कि शपथ लेना, सब लोग आ रहे, तो इस दिन कोई काम नहीं हुआ। फिर उसके बाद दूसरी 2 दिन बाद बैठक हुई, इसमें भी अध्यक्ष बदले गए, जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो स्थायी हुए, तो इस पर भी कोई काम नहीं हुआ। लेकिन जब 13 दिसंबर से जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई, इस दिन से काम होना शुरू हुआ। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसी थर्ड बैठक में, संविधान सभा की थर्ड बैठक जो हुई 13 दिसंबर 1946 को, इसी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने ये मतलब कि कहा कि हम लोग आज यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं। जब संविधान सभा की बैठक तीसरी हुई तो उसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम लोग यहाँ जो एकत्रित हुए हैं, तो हमें संविधान बनाने के लिए तो हमें सबसे पहले यही डिस्कस कर लेना चाहिए कि हमारा जो संविधान होगा उसका आखिर उद्देश्य क्या होगा। हम जो संविधान बनाने जा रहे हैं इसका उद्देश्य क्या होगा। अगर उद्देश्य को हम पहले ही डिस्कस कर लें तो उसके बाद जो संस्थाएं बनेंगी उसको बनाने में आसानी होगी। हमारे शासन का स्वरूप कैसा होगा उसको मतलब कि पूरा का पूरा एक दिशा उसके लिए मिलती रहेगी। अगर हम आज पूरे एक फोकस करके सारी चीज़ें लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसकी प्रस्तावना लिख लेते हैं, तब आगे आने वाले जो संस्थाएं होंगी, हमारे शासन का स्वरूप क्या होगा, उसका उद्देश्य क्या होगा, सब स्पष्ट रहेगा, तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसी को लेके नेहरू ने 13 दिसंबर को ही, उसी दिन ही 13 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया। ऑब्जेक्टिव जो प्रस्ताव था उसको, प्रपोजल जो था उसको उन्होंने प्रस्तुत कर दिया 13 दिसंबर 1946 को। तो फिर संविधान सभा में इस पर कई दिन चर्चा हुई उद्देश्य प्रस्ताव पे। जो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने मतलब कि रखा, उस पर कई दिन चर्चा हुई। और कई दिन चर्चा के बाद 22 जनवरी 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया, स्वीकार कर लिया गया। और जब ये स्वीकार कर लिया गया तो फिर ये दिक्कत आ गई कि भाई ये तो जो उद्देश्य प्रस्ताव हमने स्वीकार कर लिया, अब हम अपना संविधान बनाने जा रहे हैं, तो संविधान में हम ये उद्देश्य प्रस्ताव लिखेंगे, प्रस्तावना लिखेंगे, उद्देशिका लिखेंगे, क्या लिखेंगे। तो फिर यहीं पे डिसाइड हुआ नेहरू को सम्मान देने के लिए कि इसका जो मतलब कि अनुवाद करेंगे हिंदी में, इंग्लिश में तो प्रियम्बल लिखेंगे, लेकिन हिंदी में जो अनुवाद होगा उसका अनुवाद हम लिखेंगे उद्देशिका, ना कि प्रस्तावना। तो ये क्यों किया गया, नेहरू को सम्मान देने के लिए। हमारे ऐतिहासिक कारण थे कि भाई नेहरू ने इसको ला के पेश किया है, तो उन्हीं के सम्मान में इसका नाम उद्देशिका रख देते हैं। तो यहीं से उसका नाम उद्देशिका पड़ा। तो हमारे संविधान में कहीं पे भी प्रस्तावना वर्ड नहीं है। तो आपको 3 सवाल यहाँ से 2-3 सवाल इस पे बनते हैं कि जो हमारी प्रस्तावना है ये किसकी देन है। प्रस्तावना किसकी देन है, तो नेहरू की देन है। प्रस्तावना जो संकल्पना कहाँ से ली गई है, तो यूएसए से ली गई है। प्रस्तावना की जो भाषा है और जो उसका विषय वस्तु है वो कहाँ से लिया गया है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये मोटे मोटे 2-3 सवाल बनते हैं, पीसीएस में पूछे जा सकते हैं, आप इसको रट लीजिए। अब देखो, अब हम आते हैं अपनी जो उद्देशिका या प्रस्तावना है उसको देखते हैं। तो दोस्तों एक मिनट
देखिए, ये हमारी पूरी की पूरी प्रस्तावना है। प्रस्तावना में हमारे यही शब्द लिखे गए हैं। उसमें संविधान में संशोधन भी हुआ, उसके बाद 3 शब्द जोड़े गए हैं, तो लेकिन ये बाद में हम देखेंगे क्या जोड़े गए क्या नहीं जोड़े गए, सारा कुछ देखेंगे। लेकिन अभी हमारे इस प्रस्तावना का जो स्वरूप है वो क्या है, वो जो आपके सामने दिख रही है ये इस तरीके का है। तो एक एक वर्ड हम पढ़ेंगे इसमें और जानते जाएंगे, और फिर बाद में इसका एक एक वर्ड का डिस्कशन भी पूरी तरीके से करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ के निकलेंगे, एक एक शब्द का पूरी तरीके से डिस्कशन होगा। संवैधानिक पक्ष उसका जो भी है वो पूरा का डिस्कस होगा जैसे, और उसके बाद जो उसका राज्य व्यवस्था वाला पार्ट होगा वो सारा कुछ हम डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं हम दोस्तों, एक रीडिंग। शुरुआत कहाँ से होती है, हम भारत के लोग, यहाँ से इसकी प्रस्तावना की शुरुआत होती है। जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको आप देखिए। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक ये वर्ड हो गया प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एक एक वर्ड पे पूरी तरीके से डिस्कशन होगा, आप बस देखते जाओ। पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, देखिए 3 तरीके के न्याय की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आपसे ऑप्शन दे के पूछ ले सकता है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, लैंगिक न्याय तो आपको लगेगा कि चारों दे सकता है वो, लेकिन वो स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा नहीं है। भले राजनीतिक जो लैंगिक न्याय है वो सामाजिक न्याय के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन आपका सही आंसर क्या होगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। एक एक शब्द के बीच के अंतर हम भी देखेंगे, विश्वास और धर्म में क्या अंतर होता है, उपासना में क्या अंतर होता है, अभिव्यक्ति और विश्वास विचार में क्या अंतर होता है, सब कुछ हम देखेंगे। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, देखिए तो ये 2 प्रकार की क्षमता की बात की गई है, समानता की बात की गई है। देखिए हमारा जो मूल संविधान था ये मूल रूप से इंग्लिश में था, मूल रूप से ये इंग्लिश में था। इंग्लिश में क्यों था दोस्तों, कि उस समय जो संविधान सभा के सदस्य थे वो हर जगह से थे, बंगाली थे, उड़िया थे, दक्षिण भारत के बहुत सारे लोग थे, मराठी थे, तो वो सबको हिंदी नहीं आती थी, इसलिए हिंदी को मतलब कि मेन भाषा ना बना के इंग्लिश में संविधान लिखा गया और फिर बाद में उसका ट्रांसलेशन हुआ। तो जो इंग्लिश में हमारा वर्ड इसके लिए है, क्षमता के लिए, वो है इक्वालिटी, इक्वालिटी है। जबकि समता का जो हम अनुवाद करते हैं इंग्लिश में करते हैं वो इक्विटी होता है दोस्तों। हमारे यहाँ पे लिखा जो मतलब कि समता लिखा है, और जबकि इक्वालिटी का जो हिंदी होता है वो समानता होता है, और हमारे यहाँ पे लिखा समता है, और इंग्लिश में समता को हम लिखते हैं इक्विटी। तो इनमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं होता। समानता में जो है बराबरी की बात की जाती है, बराबरी जैसी चीज़ें आती हैं, लेकिन इक्विटी में वहीं पे निष्पक्षता, न्याय, समानता, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें हम जो सब लेंगे उसका मतलब कि इंग्लिश में जो इक्वलिटी लिखा है दोस्तों, तो उसी के हिसाब से हम अपना मतलब कि पढ़ेंगे। तो इंग्लिश में क्या लिखा है, इक्वलिटी, मतलब कि समानता की बात की गई है। तो 2 प्रकार की समानता की बात की गई है, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाले एवं बंधुता बढ़ाने के लिए। देखिए ये पार्ट जो था, ये पार्ट, ये एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, और एक ये पार्ट हो गया। तो हमने अपने परिभाषा में शुरुआत में क्या पढ़ा था कि प्रस्तावना से तात्पर्य संविधान की भूमिका से, जिसमें संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों, शासन प्रणाली के स्वरूप, संविधान को लागू होने की तिथि। तो ये जो पार्ट है, ये देखिए, ये वाला पार्ट क्या बताता है, ये पार्ट बताता है शासन का स्वरूप, शासन का स्वरूप कैसा होगा, सत्ता का स्वरूप कैसा होगा, ये वो बताता है कि सत्ता का स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। और ये पार्ट हमारा क्या बताता है कि सत्ता का उद्देश्य क्या होगा, सत्ता का उद्देश्य क्या होगा। तो उद्देश्य क्या होगा, समान, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, अखंडता, राष्ट्र की एकता, ये उसका उद्देश्य होगा। और तीसरा पार्ट हमारा बताता है तिथि के बारे में कि ये कब लागू हुआ। तो देखिए इसमें क्या है कि दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, इसी दिन हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर को, 26 नवंबर 1949। और हिंदी में इसमें क्या लिखा हुआ है दोस्तों, मतलब कि ये जो तिथि ली गई, जो भारतीय कैलेंडर होता है उसके हिसाब की जो तिथि ली गई, मतलब कि इसी 26 नवंबर 1949 को भारतीय कैलेंडर में क्या कहते हैं, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो इसमें मिति का मतलब क्या है, देखें तो पहली बात अपनी का मतलब क्या है, दृढ़ संकल्प होकर अपनी का मतलब है दोस्तों कि इसके जो सारे सदस्य हैं, संविधान सभा के सारे सदस्य कौन है, सारे सदस्य भारतीय थे।
ये उस तरीके का मतलब कि कमीशन जैसा नहीं था जो साइमन कमीशन आया था, उसके सारे सदस्य श्वेत थे, इसीलिए उसको श्वेत कमीशन कहा गया, 7 मेंबर थे। उस तरीके से नहीं था, इसके सारे सदस्य भारतीय ही थे, तो इसलिए इसको हम लिखा अपनी। 26 नवंबर 1949, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ये आपको याद रखना है। को एदत्त द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये तीनों शब्द हैं, इनके बीच में अंतर भी हम समझेंगे कि अंतर क्या है। को आत्मार्पित करते हैं, तो ये हमारी पूरी की पूरी उद्देश्य का है। इसका मतलब आप समझ लो थोड़ा सा, क्योंकि कंफ्यूज हो गए कि आप मतलब कि हिंदी का जो कैलेंडर है उसका क्या मतलब है। देखिए, तो इसमें जो जो वर्ड है एक एक वर्ड को समझो। इसमें लिखा है मिति। मिति का मतलब होता है दोस्तों डेट। उसके बाद लिखा है मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष का मतलब होता है कि नवंबर के ही जैसा महीना, महीना जो है नवंबर के जैसा ही, ठीक है। उसके बाद लिखा है शुक्ला पक्ष। शुक्ला पक्ष का सप्तमी, सप्तमी। तो इसका क्या मतलब है, जो हमारा जो महीना होता है, जो उसका जो कैलेंडर मतलब कि भारतीय कैलेंडर के हिसाब से 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष का मतलब होता है चंद्रमा जब धीरे 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 बढ़ता है 15 दिन तक। उसके बाद जब चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ेगा, मतलब कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो संविधान है ये उदीयमान है, उगते हुए सूरज की तरह है। तो यहीं पे जो 7वां दिन होगा उसको सप्तमी बोलते हैं इसको। और फिर यहाँ 15वें दिन यहाँ पे पूर्णिमा होती है, जब चंद्रमा पूरी तरीके से खिल जाता है। और उस 15 दिन के बाद सूरज क्या, वो चंद्रमा क्या है, धीरे 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 ढलता है, फिर अमावस्या की काली रात आती है। तो फिर इसी के लिए इसको बोला गया कि जो हमारा वो है वो चढ़ते सूरज के समान उदीयमान है, इसलिए इसको शुक्ल पक्षी में सप्तमी के रूप में लिया गया। अब देखो, उसके बाद ये सब हमने बता दिया। और क्या है, ये अब देख लिया आपने, पूरा का पूरा अपनी प्रस्तावना देख ली। तो ऐसा आपको लग रहा कि ये प्रस्तावना तो बहुत छोटी है, लेकिन छोटी नहीं है दोस्तों। कि वही बात है कि देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो ये प्रस्तावना जितनी छोटी है उतनी ही ज़्यादा सारगर्भित है। एक एक वर्ड देखोगे आप देखेंगे तो बहुत सारा टाइम इसमें पढ़ने में जाएगा। और एक एक चीज़ हम देखेंगे, क्योंकि इससे सवाल आते हैं, पॉलिटी के जो मुद्दे उभरते हैं वो सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे। देखिए, और इससे जो मुद्दे उभरेंगे, जैसे अभी डिबेट उभर रही है कि आपका जो संविधान है, हमारा जो संविधान है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है क्या इस भूमंडलीकरण के युग में, समाजवादी है क्या, समाजवादी मार्क्सवादी में अंतर क्या है, ये भी हम देखेंगे। पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में अंतर क्या है, ये सारे मुद्दे हम लोग कवर करेंगे। लोकतंत्र में गणराज्य में क्या अंतर है, संशोधनी जो भारत की संविधान ये उद्देशिका है, ये संशोधनीय है कि मतलब कि संविधान में संशोधन हो सकता है इसमें कि नहीं हो सकता, प्रस्तावना में ये संविधान का भाग है कि नहीं है, ये सारे के सारे मुद्दे हम कवर करेंगे। तो हमने मोटा मोटा संविधान सभा ये उद्देशिका के विषय में जान लिया। अब उद्देशिका हम पढ़ेंगे कैसे, या प्रस्तावना हम अपने हिसाब से कैसे पढ़ेंगे, अब उसके विषय में देखते हैं। देखिए, तो ये एक चार्ट है, इसको आप पहले तो अपनी कॉपी में बना लीजिए। तो देखो, हम किस तरीके से अपनी प्रस्तावना को पढ़ेंगे वो हम चीज़ें देख लेते हैं। तो ये चार्ट आप लोगों ने अभी तक बना लिया होगा। तो इस चार्ट में देखो, एक मिनट, इस चार्ट में हम 3 तरीके से इसको बांट के पढ़ेंगे। जो हमारे मतलब की प्रस्तावना वो 3 चीज़ें ही मुख्यतः बताती है। उद्देशिका की मुख्य बातें क्या हैं, एक तो वो बताती है कि सत्ता का स्रोत क्या है। तो सत्ता का स्रोत कौन है, हमारे प्रस्तावना क्या बताती है, जनता को बताती है। सत्ता का स्वरूप क्या है, सत्ता का स्वरूप मतलब है वो 5 बातें इसमें बताती है कि सत्ता का स्वरूप जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है, गणराज्य है। उसी तरीके से बताती है कि सत्ता का उद्देश्य क्या है, मतलब कि भारत के लोग जो हैं उनके लिए सत्ता का उद्देश्य क्या है। अगर जो प्रधानमंत्री बनते हैं या शासन में आते हैं वो लोग क्या ध्यान में रख के शासन करेंगे, तो उसका उद्देश्य क्या है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुता। तो ये चीज़ें आप दिमाग में एकदम स्पष्ट तरीके से रख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। अब हम एक एक चीज़ पे आते हैं दोस्तों। देखिए, पहली जो चीज़ है कि सत्ता का स्रोत। तो सत्ता का स्रोत हमारी जो प्रस्तावना वो किसको बताती है, वो जनता को बताती है कि सत्ता का स्रोत हमारा कौन है, जनता है। इसका क्या मतलब है कि सत्ता का स्रोत जनता है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो प्रस्तावना है, हमारी जो उद्देशिका है, ये लोक प्रभुता को मान्यता देती है। लोक प्रभुता को मान्यता देने का क्या मतलब है, लोक प्रभुता को मान्यता देने का मतलब है कि लोक और प्रभुता, लोक प्रभुता का मतलब है कि लोक मतलब कौन, जनता, और प्रभुता का मतलब है कि मालिक।
तो मतलब कि हमारे यहाँ पे जो शासन करेगी वो कौन है, सर्वोच्चता किसकी है, वो जनता की है। ये संविधान किसने बनाया, जनता ने बनाया। तो इसीलिए इसमें ये कहा गया कि भारत का जो संविधान है, भारत की जो प्रस्तावना है, वो लोक प्रभुता को मान्यता देती है, किसी राजा महाराजा को मान्यता नहीं देती है, वो लोग किसी एलिट को नहीं, कि वो जनता को मान्यता देती है कि जनता ने ही इसको बनाया है। इसका स्रोत कौन है, वो जनता ही है। मतलब कि जो इसका इंग्लिश क्या होगा, पॉपुलर सॉवरेनिटी, मतलब कि जो लोक प्रभुता है वो किस में निहित है, वो जनता में ही निहित है, उसकी जो संप्रभुता है। देखिए, तो आपसे ये पूछा जाएगा सवाल कि लोक प्रभुता का, ये जो लोक प्रभुता है इसका विचार किसने दिया। तो लोक प्रभुता का जो विचार है, एक फ्रांसीसी विचारक हैं रूसो, इनकी एक बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें इन्होंने ये दिया कि जो मतलब कि सत्ता का जो स्रोत होना चाहिए वो जनता होना चाहिए। तो इन्होंने अपनी बुक में लिखा कि फ्रांसीसी लैंग्वेज में, वोक्स पॉपुली वोक्स गॉड। इसका क्या मतलब है, वोक्स पॉपुली वोक्स गॉड का मतलब है कि वोक्स का मतलब होता है वॉइस, पॉपुली का मतलब होता है पीपल, वोक्स मतलब वॉइस, और गॉड का ये देखें तो वोक्स पॉपुली वोक्स गॉड का क्या मतलब है, वॉइस। अगर इसमें प्रीपोजिशन जोड़ के देखो तो वॉइस ऑफ पीपल इज वॉइस ऑफ गॉड, मतलब जनता की वाणी ही ईश्वर की वाणी है। तो कहीं ना कहीं ये लोक प्रभुता, मतलब कि सारी जो सत्ता है वो किस में निहित है, वो जनता में निहित है। ये सबसे पहले रूसो ने बताया, ये फ्रांसीसी विचारक हैं, इनको ही लोक प्रभुता का जनक कहा जाता है। तो इसी विचार को हमने, जो रूसो का ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो उनकी बुक है उसमें जो इन्होंने विचार दिया, इसी विचार को हमने अपने प्रस्तावना में अपना लिया कि हमारे जो संविधान होगा उसको बनाने वाले लोग कौन है, वो जनता ही, भारत की जनता ही है। इसको किसी मतलब कि राजा महाराजा ने या किसी इलिट ने नहीं बनाया है, उसको जनता ने ही बनाया है। तो यहीं से लोक प्रभुता का विचार आता है कि हमारी जो प्रस्तावना है वो लोक प्रभुता को मान्यता देती है। लेकिन कोई आपसे ये डिबेट कर सकता है कि जो लोक प्रभुता शब्द है ये आपकी प्रस्तावना में तो कहीं लिखा नहीं है, तो आप कैसे कह रहे हो कि लोक प्रभुता है, मतलब कि लोग ही मालिक है, जनता ही जनार्दन है, ये कहाँ लिखा है आप में। तो आप ये तर्क दे सकते हो कि भाई प्रत्यक्ष रूप से तो कहीं नहीं लिखा है, प्रत्यक्ष रूप से तो ये लोक प्रस्तावना में ये तो कहीं नहीं लिखा है, मतलब हमारी प्रस्तावना की लोक प्रभुता। लेकिन हमारी प्रस्तावना में लोक प्रभुता है, उसको आप क्यों मानेंगे, वो इसलिए मानेंगे कि देखिए हमारी जो प्रस्तावना है वो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, उसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग, और फिर पूरी जो प्रस्तावना लास्ट में अंत होती है वो होती है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है, पूरा आप देखो तो आपको क्या पता लग रहा है, डायरेक्ट रूप से लोक प्रभुता की बात नहीं की, लेकिन यहाँ पे जो शुरुआत ही हुई है कि हम भारत के लोग, इसको जो बनाया है प्रस्तावना या संविधान जो है उसको हम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसका क्या मतलब है कि अंगीकृत का मतलब है कि स्वीकार करते हैं, मतलब कि किसने स्वीकार किया, हमने, किसी राजा महाराजा ने या इलिट ने या किसी मतलब कि बड़े लोगों के ग्रुप ने नहीं स्वीकार किया, इसको हमने ही बनाया, हमने ही स्वीकार किया। अधिनियमित, इसको हमने ही लागू किया, ये हम पे ही लागू होगा, ये हमारे यहाँ की जनता पे ही लागू होगा। आत्मार्पित मतलब कि हमने देश को सौंपा। अंगीकृत मतलब कि अडॉप्ट, अधिनियमित इनेक्ट, और गिव टू आवर सेल्फ मतलब कि देश को सौंपना या अपने आप को खुद को सौंपना। तो इसको आपको पूरे तरीके से देखने पे आपको लग जाएगा कि जो लोक प्रभुता है, मतलब कि ये संविधान जो बनाया है, जो लागू हुआ है, जिसको हमने मतलब कि अपने आप को सौंपा, वो किसने किया, वो वहाँ के लोगों ने ही किया है, जनता ने ही किया है। किसी राजा महाराजा ने या किसी मतलब कि जो ग्रुप ऑफ पीपल मतलब कि या तो बहुत बड़े अलग से कोई जो लोग थे उन्होंने नहीं किया, इसको हमने ही किया है। तो इस तरीके से सिद्ध हो जाता है। आपसे 200 वर्ड 250 वर्ड में ही पूछे कि भारत की जो वो प्रस्तावना है उसमें लोक प्रभुता कैसे है, वो कैसे लोक प्रभुता को मान्यता देती है, तो आप इस अर्थ से बता सकते हैं। तो भारतीय जो विद्वान हैं वो तो सब लोग मानते हैं कि भारत की जो मतलब कि प्रस्तावना है वो लोक प्रभुता को मान्यता देती है, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ आलोचक हैं, वो ये मानने को तैयार ही नहीं है। वो तो ये कहते हैं, जैसे ब्रिटिश विचारक हैं, एक ब्रिटिश विद्वान हैं, पॉलिटिकल साइंस के बहुत बड़े विद्वान हैं, ये इनका जो अध्ययन का क्षेत्र रहा है, केसी वियर, ये ब्रिटिश विद्वान है, इनका अध्ययन का क्षेत्र रहा है तुलनात्मक शासन। तो उन्होंने दुनिया भर के शासन को तुलना करते हैं और उन्होंने ये बताया कि भारत के संविधान में जो आप कह रहे हो कि लोक प्रभुता है, वो लोक प्रभुता है ही नहीं, ये तो एक केवल भ्रम है। तो आपको यही देखना है। बहुत लोगों ने आलोचना की, जैसे विंस्टन चर्चिल ने भी आलोचना की, वो भी कहते हैं कि भारत की संप्रभुता बस ऐसी बातों की है और संप्रभुता है नहीं। तो ये हम देखें कि सब लोग तो मानते हैं, भारतीय विद्वान मानते हैं कि लोक प्रभुता है, लेकिन ये केसी वियर जो इतने बड़े विद्वान हैं वो किस आधार पे ये कहते हैं कि भारत में लोक प्रभुता एक भ्रम है। तो इसको हम पूरी तरीके से देखेंगे।
इससे जो देखिए, अभी हमने सिर्फ इतना जान लिया कि संविधान में क्या है, लेकिन अब हम जो जान रहे हैं, जो डिबेट है, ये किसका पार्ट है? राज्य व्यवस्था का पार्ट है। तो दोनों चीज़ें हम देखते चल रहे हैं दोस्तों। तो अब देखते हैं कि केसी वीरे का जो ये कथन है कि भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है, ये कैसे मतलब कि वो सिद्ध करना चाहते हैं। तो देखो, हमको अब ये मतलब कि जानना है कि केसी वीर जो थे वो ऐसा करके क्यों दे रहे थे। तो हमारा जो देखो, आप जब मतलब कि कोई आंसर लिखते हो दोस्तों, तो आंसर जब आप लिखें तो उसके दो पक्ष होते हैं। जैसे केसी वीर ने क्यों कहा, तो इसके हम दो पक्ष में दिखाएंगे। एक तो वो क्यों कह रहे थे ऐसा, और दूसरा हमारा मत क्या है, हमारा मत क्या है। तो देखो, जब आप कोई आंसर लिखो दोस्तों, तो अगर सरकार से रिलेटेड कोई बातें हैं, उसकी पॉलिसी से रिलेटेड कुछ बातें हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, लेकिन आलोचना भी करनी चाहिए तो एक मर्यादित शब्द में करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो मतलब कि यहाँ तो संविधान की आलोचना की बात है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा दोस्तों, बहुत ही बैलेंस आंसर होगा कि जो केसी वीरे कह रहे थे, और फिर यहाँ पे जो संविधान, जो मतलब कि हमारा संविधान है, उसकी तो मूलभूत जो भावना है ना, उसी को चैलेंज किया जा रहा है। तो हमारा जो जवाब होगा वो इनके जो जवाब हैं, इनका पूरी तरीके से खंडन करेगा। संविधान की आलोचना से हमको बचना चाहिए, लेकिन और अगर आलोचना करनी है तो आलोचना नहीं, उसकी जो कमियां हैं उसी को बताना चाहिए मर्यादित शब्दों में, रचनात्मक आलोचना करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो ये केसी वीरे का मतलब कि जो तर्क है इनका, इस संविधान की जो नींव है, मूलभूत जो चीज़ें हैं, उसी को ही चुनौती दे रही है। तो इसको हम इसलिए इस सवाल के मतलब कि विपक्ष में हमको खड़ा होना पड़ेगा, और इनका जो तर्क है उसके विरोध में हमको बहुत तगड़े तर्क देने होंगे। तो इस तरीके से ही हमें मतलब कि अपने जो आंसर होंगे जो एग्जाम में, उसको लिखेंगे। देखिए, तो इस आंसर के दो पार्ट होंगे, एक तो केसी वीरे ऐसा क्यों कह रहे थे, और दूसरा हमारा मत क्या है। तो केसी वीरे ऐसा क्यों कह रहे थे, उसको पहले ये पढ़ लो, फिर आपको समझाता हूँ कि ऐसा क्यों कह रहे थे। केसी वीर का मानना था कि भारत का संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था, जिसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से प्रांतीय विधान मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से प्रांतीय विधान मंडलों के सदस्यों द्वारा किया गया था, और ये सदस्य तत्कालीन भारत के में मताधिकार प्राप्त धनी और शिक्षित लोग थे, जो कुल जनसंख्या का 10% से भी कम थे, के द्वारा चुने गए थे। अतः संविधान सभा धनी और शिक्षित लोगों की प्रतिनिधि थी। ये कह रहे थे, ये हमसे सवाल पूछे कि आप बताओ कि आपकी जो संविधान सभा है, इसका निर्माण किसने किया है, निर्माण किसने किया है। तो मतलब कि इसका जवाब वो संविधान सभा ने। जब संविधान सभा ने, तो अब ये दूसरा सवाल पूछे कि संविधान सभा का गठन किसने किया है। तब हमने ये बताया गठन किया किसने किया, इसके मेंबर कौन थे। तो हमने ये बताया कि इनका जो चुनाव हुआ था संविधान सभा के सदस्यों का, वो अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन से। निर्वाचन दो तरीके का होता है दोस्तों, एक अप्रत्यक्ष, एक प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष निर्वाचन में जहां जनता डायरेक्ट वोट डालती है, जैसे आपके गांव का अगर चुनाव होता है उस तरीके से, मतलब या तो लोकसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा या तो फिर विधानसभा के जो सदस्य हैं, उनका जो चुनाव होता है जिसमें जनता डायरेक्ट मतलब वोट डालती है, उसको प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। लेकिन जब जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और वो प्रतिनिधि फिर आगे अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, तो उसको हम इनडायरेक्ट निर्वाचन कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि उसका जो निर्वाचन है, जो संविधान सभा के सदस्य हैं, उनका निर्वाचन तो अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ है, जनता ने वोट तो डाला नहीं, सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर तो वोट दिया ही नहीं है। तो आप ये कैसे कह सकते हो। और फिर इन्होंने ये कहा कि अच्छा चलो मान लो, यहाँ तक भी सही है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन के बाद जनता ने चुना है, लेकिन किसने चुना है, कौन जनता ने चुना है इनको। तो उस समय मताधिकार किनको देने का, मत का जो अधिकार था वो किनको था, जो शिक्षित और धनी लोग थे, जो शिक्षित थे और धनी थे। इनके मतलब कि एक लिमिट तक, मतलब कि एक लिमिट से ज़्यादा उनके पास संपत्ति होगी और शिक्षित होंगे, ये केवल उन्हीं को मताधिकार देने का अधिकार प्राप्त था। और जो शिक्षित और मताधिकार प्राप्त लोग थे, मतलब कि शिक्षित और धनी लोग थे, वो केवल जिन्होंने चुना वो केवल मात्र 10% से कम थे, मतलब 10% से भी कम थे। और ये जो सदस्य थे, ये कौन थे, ये सभी सदस्य धनी थे, महाराजा टाइप के लोग थे, जागीरदार थे, जमींदार थे, बड़े बड़े वकील थे, जिनका जनता से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं था। और इनको चुना किसने, प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों ने। और वो प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य कहाँ से चुन के आए थे, उन लोगों से चुन के आए थे जो केवल शिक्षित और धनी थे, और ये भारत की टोटल जनसंख्या का केवल 10% या उससे भी कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अब बताओ, जब इस 90% का प्रतिनिधित्व ही गायब है, तो आप कैसे कह सकते हो कि लोक प्रभुता है। तो इस आधार पर वो सिद्ध करते थे कि भारत की जो मतलब की प्रस्तावना है, ये एक भ्रम है, इसमें जो लोक प्रभुता एक भ्रम है, केवल एक फ्रॉड है। या अगर आप ये लिख देते कि हम भारत के धनी और शिक्षित लोग इसको बनाए हैं, तब मैं मान लेता।
लेकिन आपने ये जो लिखा है कि हम भारत के लोगों ने बनाया, ये तो एकदम भ्रम है। इसको तो केवल मतलब कि उस समय के जो धनी और शिक्षित लोग थे उन्होंने वोट दिया, और फिर आगे उन्होंने वोट दिया और उन्होंने बना दिया। तो केवल 10% से कम लोगों ने बनाया, इसको केवल हम भारत के लोगों ने बनाया, तो ये तो फ्रॉड है। तो केसी वीरे ने इतना ज़बरदस्त तर्क दिया। अब देखो ये बात बिल्कुल सही है कि बना हमारा ऐसे ही, लेकिन केसी वीरे का जो तर्क है, जो तथ्य है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसकी जो व्याख्या उन्होंने की वो गलत है। तो देखिए 1946 में, आप इसका तर्क जो मतलब कि ये आपने पढ़ लिया, लेकिन अब इसके आगे वाला तर्क देखते हैं, जो हमारा मत होगा वो हम क्या देंगे। लेकिन केसी वीरे का यह मत पूर्णतः गलत है और भारत का संविधान लोक प्रभुता पर आधारित है, क्योंकि इसका पहला जो तर्क है वो आप पढ़िए कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। 1952 में पहले आम चुनाव हुए। ये चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित थे। इस चुनाव में भारत की संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। यह जनता के बीच उनकी लोकप्रियता को ही दिखाता है, और इससे यह सिद्ध होता है कि भारत की संविधान सभा के सदस्य भारत की जनता के प्रतिनिधि थे। इसका क्या मतलब है? इन्होंने ये कहा, मतलब कि इनके विरोध में ये तर्क दिया जाता है, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग तर्क है, कि 1946 में क्या चुनाव हुआ, और चुनाव जो करवाने के जिम्मे था वो ब्रिटिश के ही हाथ में था। तो अगर 1946 में तुम वयस्क मताधिकार दे देते तो शायद जनता किनको चुनती, क्योंकि जब संविधान लागू हो गया, तो हमने जब लागू किया, जब भारतीय लोगों ने लागू किया 26 जनवरी 1950 को, तो फिर संविधान में ही हमने तो जो मतलब कि लोगों को वयस्क मताधिकार दिया, कि जो वयस्क लोग हैं उनको सबको चुनने का अधिकार है, सबको हमने वोटिंग का राइट दिया। और जब सबको वोटिंग का राइट दिया और फिर 26 जनवरी 1950 को चुनाव हुए पहले, तो उसमें से जो संविधान सभा के सदस्य थे, मैक्सिमम लोगों ने चुनाव लड़ा, और उसमें से मैक्सिमम लोगों ने, अपवाद स्वरूप कुछ छोड़ दे तो मैक्सिमम लोगों ने भारी बहुमत से जीत हासिल की, भारी बहुमत से हासिल किए। जब वही लोग फिर से हासिल किए और जनता ने ही चुना, और मतलब इस हिसाब से, और कुछ अपवाद के स्वरूप वो भारी बहुमत से जीते। तो अगर 1946 में भी आप चुनाव कराते और चुनाव यही लोग लड़ते और जनता चुनती, तो इन्हीं लोग तब भी तो चुनती। तो उनका ये जो तर्क था कि इसका जो मतलब कि जो लोग चुन के आए थे वो अप्रत्यक्ष तरीके से वो सही प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, ये तो उनका मतलब कि जो दावा है वो झूठा हो जाता है। क्योंकि अगर 1946 में चुनाव होते तो यही लोग चुनाव लड़ते, या और जो लोग लड़े उनमें से मैक्सिमम यही लोग जीत के आए। और 1952 का जो चुनाव हुआ, 1950 में जब 1952 का चुनाव हुआ संविधान लागू होने के बाद, तो यही लोग मैक्सिमम जीत गए। तो ये दिखाता है कि भारत का जो मतलब कि प्रस्तावना है वो लोक प्रभुता को मान्यता देती है। दूसरा तर्क ये है कि भारत के संविधान में लोकतंत्र को अपनाया गया है, जो लोक प्रभुता के बिना संभव नहीं है। ये तर्क है कि भाई भारत का संविधान, चलो मान लेते हैं आपकी किसी वेर की बात कि लोक प्रभुता शब्द एक भ्रम है, या जो लिखा नहीं है। अब लोक प्रभुता तो नहीं लिखा है, लेकिन जब 1950 में जब मतलब कि कानून लागू हुआ, या मतलब कि प्रस्तावना हुई, या हमारा संविधान लागू हुआ, तो उसमें लोकतंत्र तो लिखा ही हुआ है, लोकतंत्र सब लिखा है। और लोकतंत्र आप खुद बताओ कि क्या लोक प्रभुता के बिना संभव है? नहीं हो सकता, क्योंकि लोकतंत्र का क्या मतलब है कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है, और जब इस तरीके का शासन होगा तो लोक प्रभुता तो उसमें अंतर्निहित हो ही जाएगी। तो आप ये ड्यूअलिज्म की बात कर रहे हो, तो वो तो हो ही नहीं सकता। अगर लोकतंत्र है तो लोक प्रभुता के थ्रू ही आएगा वो। हमारे यहाँ संसद है, वयस्क मताधिकार है, गणराज्य है, हमारा सबसे ऊपर तक पहुँचने का लोगों को हक है, पहुँच सकते हैं, उनका अधिकार है। तो ये जो लोकतंत्र है, लोक प्रभुता के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपका ये तर्क भी खंडित होता है इस तर्क से। और तीसरी इसका तर्क है कि भारत के संविधान सभा में सभी वर्ग, क्षेत्र और समुदाय के प्रतिनिधि थे, और उनका स्वरूप सर्वसमावेशी था। अतः संविधान सभा को भारत के लोगों का ही प्रतिनिधि मानना उचित है। तो उस समय जो सदस्य थे मतलब कि संविधान सभा के, वो उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, मतलब उड़ीसा, मद्रास, साउथ इंडिया से, मध्य प्रांत से, जो हमारा यूपी है उस समय का जो प्रांत था, वो बंगाल, गुजरात, हर जगह से मेंबर थे, और हर वर्गों का प्रतिनिधित्व, मतलब कि SC, ST, OBC, महिला, हर तरीके के लोग थे। तो अगर इस तरीके के लोग थे तो सर्वसमावेशी माना ही जा सकता है कि भाई वो सब जितने लोग थे सब लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे। जैसे संविधान सभा में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व जयपाल सिंह मुंडा ने किया, दलितों का प्रतिनिधित्व डॉक्टर अम्बेडकर कर रहे थे, पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व HP मोदी कर रहे थे, हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर रहे थे। तो जब सब वर्गों का प्रतिनिधित्व था, लोकतंत्र था,
1952 में जब चुनाव हुए तो उन्हीं वही लोग चुन के आए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे लोक प्रभुता एक भ्रम है? तो इन तर्कों से हमने जो केसी वेरे का जो तर्क दिया उन्होंने कि लोक प्रभुता एक भ्रम है, उसका हमने खंडन किया, क्योंकि उन्होंने संविधान की हमारे मूलभूत जो भावना थी या उसकी नींव थी उसी पे ही चोट की थी, इसलिए हमको इस तरीके के तर्क से उनका खंडन करना पड़ा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने मतलब प्रस्तावना देखा, प्रस्तावना का भी एक पक्ष देखा हमने कि जो प्रस्तावना का जो सत्ता का स्रोत है जनता, उसके विषय में देखा। अब धीरे धीरे हम प्रस्तावना को पूरी तरीके से कवर करेंगे, एक भी वर्ड आपका जो है प्रस्तावना में लिखा वो छूटेगा नहीं, और प्रस्तावना ढंग से कवर होगी, जिससे इसके संवैधानिक पक्ष है, राजनीतिक पक्ष है, राजव्यवस्था के पक्ष हैं, सारे कवर किए जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। आगे हम संप्रभुता ये सब चीज़ें कवर करेंगे।